हाँ, हेलो बच्चों। हम अब पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के अंतिम दिन और उसकी मृत्यु। फिरोज शाह तुगलक के जो अंतिम दिन थे वो उसकी ज़िंदगी के वो बड़े दुखदाई बीते थे। 23 जुलाई 1374 में कंथूर में उसका जो बड़ा बेटा था युवराज फतेह खां, जिसको उसने अगला उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, उसकी मृत्यु हो जाने से उसके दिल पर बड़ा आघात लगा था और वो बहुत दुखी रहता था। दिन रात यह फिरोज शाह तुगलक अपने बेटे के जाने के शोक में रोता रहता था। 1374-77 में शमशुद्दीन दमगानी को गुजरात का सूबेदार इस शर्त पर नियुक्त किया था कि वह सामान्य कर के अलावा 40 लाख टंके शाही खजाने में जमा करवाएगा, किंतु वो अपना वचन पूरा नहीं कर सका और उसने विद्रोह कर दिया। किंतु वह गुजरात के अन्य अमीरों के द्वारा मार दिया गया। 1378 में इटावा के जमींदार का विद्रोह हुआ और उसके विद्रोह का दमन भी कर दिया गया। 1380 में कटेहर के राजा खड़कू ने विद्रोह किया था और बदायूं के राज्यपाल जो है सैयद मोहम्मद और उसके भाई सैयद अलाउद्दीन का वध कर दिया था। तो इस विद्रोह का दमन करने के लिए फिरोज खुद कटेहर गया था और सुल्तान के भय से खड़कू जो है हिमालय की तराई में कुमाऊं की तरफ भाग गया था और इस पर फिरोज ने अपना पूरा जो गुस्सा था वो जनता पर उतारा और बड़ी संख्या में सैनिकों को आदेश दिया कि कटेहर की संख्या की जनता को उखाड़ फेंको। तो उन्होंने मतलब बहुत सारे निर्दोष लोगों को जो है मार डाला गया और कईयों के मतलब हाथ पैरों के काट दिए गए और संपत्तियां जो थी और जो इमारतें थी और उसको नष्ट कर दिया गया और लूटपाट की गई थी। चूँकि इस समय जो है फिरोज वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था और शक्ति उसके शरीर की जो थी वो कमज़ोर हो गई थी, इसलिए अब वो अपने वज़ीर जो है खाने जहाँ मकबूल पर पूरी तरह से निर्भर हो गया था और खाने जहाँ मकबूल ने इस स्थिति का लाभ उठाया और राज्य की समस्त शक्ति अपने हाथ में केंद्रित करके षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उसने फिरोज को बताया कि उसका जो बड़ा पुत्र है राजकुमार मोहम्मद दरिया खां, और दरिया खां जो है वो कुछ अमीरों के साथ मिल करके आपको मतलब जो है सिंहासन से उतारने का षड्यंत्र रच रहा है। तो वज़ीर की बात में आकर के फिरोज ने अपने बेटे पर जो है बहुत सख्ती कर दी और उसको मतलब राजकुमार जो या शहजादा मोहम्मद और उसके समर्थकों को बंदी बना दिया गया। वज़ीर ने धोखे से दरिया खां को भी बंदी बना लिया, किंतु अन्य अमीर भाग निकलने में सफल हो गए। राजकुमार जो या शहजादा मोहम्मद अपनी पत्नी की पालकी में बैठकर किसी प्रकार से वो सुल्तान के महल में पहुंचा, यानी कि अपने पिता के पास पहुंचा और उसने पिता को बताया कि खाने जहाँ मकबूल जो है वो एक विश्वासघाती इंसान है, वो पूरे शाही परिवार का नाश करना चाहता है और आपको सिंहासन से हटाना चाहता है। तो वास्तविकता जब अपने पुत्र की सुनी तो फिरोज ने जो है खाने जहाँ मकबूल की शक्ति का दमन करने का आदेश दिया और जुलाई 1387 में शहजादा और उसके अनुयायियों ने
रात में खाने जहाँ के घर पर आक्रमण कर उससे लूटा और उसके अनुयायियों का वध कर दिया। किंतु खाने जहाँ जो है पीछे के रास्ते से निकलने में भाग निकलने में कामयाब हुआ और मेवात जा कर के इसने शरण ली और बाद में वो पकड़ा गया और उसका वध कर दिया गया। फिरोज शाह जो है वो अब तक बहुत बूढ़ा हो चुका था और शासक के समस्त अधिकार जो है अपने बेटे राजकुमार मुहम्मद को सौंप दिए। अगस्त 1387 में मुहम्मद को जो है विधिवत जो है अगला सुल्तान घोषित कर दिया और उससे नासिरुद्दीन महमूद शाह की उपाधि दी। तत्पश्चात वही वास्तविक शासक के रूप में कार्य करने लगा था। किंतु मोहम्मद जो था वो विलासप्रिय शासक था। मौज मस्ती में और भोग विलास में डूब गया और जिससे शासन में शिथिलता आ गई और पूरे दिल्ली सल्तनत में जो है अराजकता व्याप्त हो गई। अंत में उसके व्यवहार से असंतुष्ट होकर शाही जो अमीर थे उन्होंने विद्रोह कर दिया और मोहम्मद को विवश होकर के इनके विरुद्ध युद्ध करना पड़ा और उसकी विजय होने वाली ही थी कि विद्रोही अमीरों ने वृद्ध जो सुल्तान था फिरोज शाह उसको शाही महल से ला करके युद्ध के मैदान के बीच में खड़ा कर दिया। अब खुद सुल्तान को सैन्य संचालन करते हुए देख करके शहजादा जो मोहम्मद था के अधिकांश सैनिक उसका साथ छोड़ गए और सुल्तान के साथ में हो गए, यानी कि शहजादे का साथ छोड़ दिया और सुल्तान के पक्ष में चले गए और वह खुद जो है जीवन रक्षा के लिए सिरमौर की पहाड़ियों में भाग गया। अब सुल्तान ने जो है स्वर्गीय जो फतेह खां जो उसका बड़ा बेटा था जो पहले उसकी मृत्यु हो गई थी कंतूर में, उसका जो बेटा था तुगलक शाह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और शासन के सभी अधिकार उसे सौंप दिए। उसके कुछ समय के बाद में 21 सितंबर 1388 ईस्वी में बूढ़े सुल्तान फिरोज शाह तुगलक जो है इस दुनिया से विदा हो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई और उसे दिल्ली में ही उसे दफनाया गया, जहाँ पर अभी बहुत बड़ा उसका टॉम्ब बना हुआ है, यानी मकबरा बना हुआ है। फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी सन 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई थी सितंबर सन 1388 में, और उसका जो पौत्र था तुगलक शाह जो उसके सबसे बड़े बेटे जो फतेह शाह का पुत्र था, तो गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से सिंहासन पर बैठा था। गयासुद्दीन एक अनुभवी और विलासी युवक था और अपना सारा समय भोग विलास में और ये मदिरा पान में इसे व्यक्त करता था और उसके इस आचरण से जो है दरबारी अमीर और जो भी दरबारी थे वो नाराज़ हो गए और उन्होंने सुल्तान के पद से हटा करके फिरोज शाह तुगलक के दूसरे बेटे जफ़र खां के पुत्र अबू बकर को फरवरी 1339 में सुल्तान के पद पर बिठा दिया। अबू बकर जो शहजादा मोहम्मद के जो फिरोज शाह तुगलक का तीसरा पुत्र था, उसके शासनकाल के अंतिम दिनों में कुछ समय के लिए नायब के पद पर जरूर कार्य कर चुका था और उसको कई विरोधों का भी सामना करना पड़ा था। कुछ शक्तिशाली अमीरों की सहायता से अप्रैल 1339 में मुहम्मद ने समाना में अपने को स्वतंत्र सुल्तान घोषित करके दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और प्रारंभिक असफलता के बाद अंत में उसने अबू बकर को दिल्ली छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया और अगस्त 1339 ईस्वी में नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से सुल्तान बन गया। तुगलक वंश के इन शहजादों के द्वारा
सत्ता के लिए किए जाने वाले संघर्ष के कारण तुगलक साम्राज्य, जो पहले ही बहुत कमज़ोर हो चुका था, अब पतन की तरफ अग्रसर होना शुरू हो गया। विविध अमीरों तथा मलिकों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए खुलकर राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे, और इन परिस्थितियों में जो है मुहम्मद ने कुछ क्रियाशीलता दिखाई और अत्यधिक विलासिता और दिखाई थी, परंतु क्या है कि उसकी जो आदत थी भोग विलास में और मद्यपान में डूबने के कारण डूबने की, तो उसके कारण जो है उसकी जनवरी 1394 ईस्वी में मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था हुमायूं, जो अलाउद्दीन सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा, परंतु 1 महीने और 16 दिन में ही उसकी भी जो है मृत्यु हो गई। उसके बाद सुल्तान मोहम्मद का सबसे छोटा पुत्र नासिरुद्दीन महमूद शाह सिंहासन पर बैठा, और वही तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान हुआ। जिस समय नासिरुद्दीन महमूद सिंहासन पर बैठा, दिल्ली सल्तनत का जो राज्य था वो अब बहुत छोटा हो गया। दक्षिण भारत, खानदेश, बंगाल, राजपूताना के विभिन्न राज्य दिल्ली सल्तनत की अधीनता से मुक्त हुए और जौनपुर का अधीनता से मुक्त हो गए। नासिरुद्दीन महमूद के समय में जो है विघटन जारी रहा, और उसके समय में मलिक सरवर नाम का एक हिजड़ा था जिसे सुल्तान उस शर्क की उपाधि मिली थी, वो जौनपुर का स्वतंत्र शासक बन बैठा। मालवा के सूबेदार दिलावर खान ने भी दिल्ली के प्रभुत्व का जुआ उतार कर फेंका और वहाँ का सुल्तान बन बैठा। गुजरात में स्वतंत्र जफ़र खान जो था, उसका पुत्र जो था तातार खान, वो भी स्वतंत्र शासक बन बैठा। फिरोजाबाद में भी फिरोज के ज्येष्ठ पुत्र फतेह खां के पुत्र नुसरत खां जो था वो भी स्वतंत्र शासक बन बैठा। तो नासिरुद्दीन महमूद के जो इन प्रभुत्व था दिल्ली सल्तनत पर, इन शासकों ने मिल करके इसे चुनौती दी थी। कुछ समय के लिए साथ साथ 2 सुल्तानों ने भी राज्य किया था, दिल्ली से और दूसरा फिरोजाबाद से, और दोनों में निरंतर संघर्ष होता रहा, किंतु इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को पराजित नहीं कर सका। तो कैसे 2 सुल्तानों का दिल्ली सल्तनत पर राज्य हुआ है, एक का तो दिल्ली से हुआ है और दूसरा फिरोजाबाद से हुआ है। ऐसी परिस्थिति में मध्य एशिया के जो ट्रांस आक्सियाना के तुर्क शासक जो था तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ है। हिंदुस्तान की अतुल धन संपदा को लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, ये सारे उद्देश्य थे तैमूर लंग के। अधिक से अधिक धन प्राप्त करना, तो इन सब से आकृष्ट होकर के, और सबसे बड़ा कारण तुगलक वंश का पतन की ओर अग्रसर होना, ये सारे कारण जो थे, इन कारणों से उसके दिमाग और दिल में लालच पैदा हुआ और वो भारत की तरफ आक्रमण करने को अग्रसर हुआ था। ऐसे कहते हैं कि तैमूर लंग जो है 1300, उसका जो जन्म है 1336 में समरकंद के दक्षिण में 50 मील दूर एक केश करके एक गांव था, वहाँ पर तुर्कों की एक उच्च जाति जो कहते हैं उसमें उसका जन्म हुआ था। और ये तुर्कों की उच्च जाति जो है बरलास करके एक जाति थी, उसकी गुरकन करके एक शाखा थी, उसका ये सरदार था। तैमूर लंग जो एक चतुर राजनीतिज्ञ की भांति था और भारत आक्रमण करना
मुख्य उद्देश्य उसने बनाया था धन प्राप्त करना। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, बार बार नहीं दोहराऊंगी। तैमूर ने एक शक्तिशाली सेना तैयार करके भारत पर आक्रमण करने के लिए अप्रैल 1398 ईस्वी में अपनी राजधानी समरकंद से कूच किया और मार्ग में आग लगाता हुआ, लूटपाट करता हुआ, लोगों की हत्या करता हुआ मुल्तान, दीपानेर और दीपालपुर, भटनेर तथा सिरसा के मार्ग से होता हुआ दिसंबर 1398 ईस्वी में दिल्ली के निकट पहुंच गया। उसके आगमन का समाचार सुनकर के सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान, अंतिम तुगलक सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तथा उसका वजीर मल्लू इकबाल ने उसका मुकाबला करने का प्रयत्न किया, किंतु वे हार गए और सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद गुजरात तथा मल्लू खां इकबाल जो था वो बुलंदशहर की ओर भाग गए। 18 दिसंबर 1398 ईस्वी को तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार किया और 15 दिन तक दिल्ली में रहा और इस अवधि में दिल्ली में भयंकर लूटपाट, आगजनी और कत्ले आम किया और जनवरी 1399 ईस्वी को यहाँ लूट में अपनी अतुल धन संपदा, हजारों युद्ध बंदियों को साथ में लेकर दिल्ली से समरकंद वापस रवाना हो गया। मार्ग में पड़ने वाले सभी स्थानों को उसने निर्ममतापूर्वक लूटा और बर्बाद किया और भारत की सीमाओं को छोड़ने से पहले तैमूर लंग ने खिज्र खां सैयद को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया। तैमूर के आक्रमण ने भारत में भारत की जो शक्ति थी उसको बर्बाद कर दिया। दिल्ली सल्तनत जो तैमूर के आक्रमण से पहले पूरी तरह से विघटित और कमज़ोर हो चुका था, अब राजधानी दिल्ली और उसके समीपवर्ती भाग भी सीमित रह गए थे। राजधानी दिल्ली और उसके समीप कुछ जिलों तक ही जो है दिल्ली सल्तनत जो है सीमित रह गई थी। तैमूर के लौट जाने के बाद सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह जो दड़कर के राजधानी छोड़कर उस समय भाग गया था और मल्लू खां भी जो भाग गया था बुलंदशहर, वे वापस जो आए और वजीर मल्लू खां के नियंत्रण पर 1401 में वापस जो है दिल्ली आकर के पुरानी सत्ता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो सफल नहीं हो सका और अक्टूबर 1412 में जो है मृत्यु हो गई और उसके मृत्यु के साथ 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा जो स्थापित था तुगलक वंश है उसका अंत हो गया। सुल्तान महमूद जो नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद उसके अमीरों ने दौलत खां को मृतक सुल्तान की शक्ति का प्रमुख आधार स्तंभ था, उसे दिल्ली का शासक चुना। दिसंबर 1413 ईस्वी में मुल्तान के खिज्र खां ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और दौलत खां को पराजित करके मई 1414 में दिल्ली सल्तनत पर अधिकार किया और सैयद वंश की नींव डाली। दौलत खां को बंदी बनाकर हिसार जिला भेज दिया था और अब इस प्रकार से अब दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का अंत होकर के किसका राज्य हुआ? सैयद वंश का। अब हम अगला पढ़ेंगे तुगलक वंश के पतन के कारण, ठीक है, वो हम कल पढ़ाएंगे।